बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 27 से 29 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि इस श्रृंखला के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। जो लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में शामिल होने वाले हैं कल यानी कि 30 सितंबर को, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, अच्छी तरह से एग्जाम दे के आइए। और जितने छात्र अब 68वीं के बारे में सोच रहे हैं, जिनके मन में 68वीं के बारे में ख्याल आ रहा है कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और बेहतर तरीके से तैयारी करके एक सीट अपने नाम प्राप्त करें, तो ऐसे में अभी से आप लग जाइए, क्योंकि आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था कुछ समय पहले ही कि अक्टूबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इन सारे बातों को यहाँ से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप जितना जल्द हो सके तैयारी स्टार्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए उतना ही लाभदायक होने वाला है। समय से पहले चलेंगे तो निसंदेह ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि चीन द्वारा तैयार दुनिया की पहली क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम क्या है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माया। इसका नाम है माया। अगर हम बात करें लाइका की, लाइका एक कुतिया का नाम है जो कि चांद पर पहली बार किसी जानवर की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हेलेना एक उपग्रह है, जबकि मगावा की बात करें तो मगावा एक अफ्रीकी नस्ल का चूहा था जो कि खबरों में था 2021 में। इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको दी गई थी। आई होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं आप सभी बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं आपको एक साथ सारा मटेरियल हमारा मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर इसके अतिरिक्त एक जानकारी ये भी ध्यान रखिए, हालांकि डिटेल में हमने कई बार आपको बताया है, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 68वीं वाले कोर्स में हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से पहले यानी कि 30 सितंबर से पहले अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस कोर्स में भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। कंप्लीट जानकारी विस्तार पूर्वक आपको कई बार दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप में 9 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म, टीवी और वेब सीरीज के निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेगूसराय जिले की एक अदालत ने अभी हाल ही में ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब यहाँ पर यह मामला क्या है, संबंधित सारे फैक्ट एक एक करके आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा कि बिहार के बेगूसराय की एक अदालत ने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म, टीवी और वेब सीरीज के निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, इसके पीछे हम कारण की बात करें तो यह वारंट एकता कपूर द्वारा बनाई गई XXX वेब सीरीज में सैनिकों की पत्नी की आपत्तिजनक छवि पेश करने के खिलाफ मुकदमा मामले में किया गया है। तो यही वो वजह है जो कि इस वेब सीरीज की बात करें तो इस वेब सीरीज का नाम है XXX और इस वेब सीरीज में भारतीय सैनिकों की पत्नी की आपत्तिजनक या फिर कह सकते हैं वैसे मतलब छवि को प्रदर्शित किया गया है जो कि नहीं करना चाहिए था, जिसको लेकर के ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। हालांकि हम बात करें पिछले वर्ष की तो इस वेब सीरीज को सेना का अपमान मानते हुए बेगूसराय की अदालत में पिछले साल एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और इसी को लेकर के हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इसके बाद यह वारंट बेगूसराय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार के न्यायालय से जारी किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर इनसे संबंधित है। तो दोनों के खिलाफ, एकता कपूर और इनकी मां का नाम है शोभा कपूर, तो दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अभी जारी किया गया है। तो ऐसे में यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इस वेब सीरीज का नाम क्या है, ये किस अदालत के द्वारा कर सकते हैं, ये वारंट जारी किया गया बिहार के किस जिले में। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको याद रखना है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की नवीनतम घोषणा के अनुसार अब बिहार में विधायकों को कितनी यूनिट सालाना मुफ्त बिजली दी जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सालाना मुफ्त बिजली की बात करें तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखना है 30,000 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30,000 यूनिट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बिहार में अब विधायकों को 30,000 यूनिट फ्री बिजली मुहैया कराई जाएगी।
तो ऐसे में हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा कि हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन करते हुए उसे पारित कर दिया गया। अब यहाँ पर हम इस मुफ्त बिजली के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर बदलाव ये किया गया है कि अब बिहार के विधायक और विधान पार्षद को हर महीने 2500 यूनिट यानी कि साल भर में 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिला करेगा। ये नवीनतम घोषणा के आधार पर किया गया। हालांकि हम बात करें पहले के समय की तो पहले 2000 यूनिट प्रति महीना मिलता था, यानी कि पूरे साल में 24,000 यूनिट। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है कि हालांकि अभी तक महीने में 2000 यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान था, अर्थात साल में 24,000 यूनिट। तो इन सारे पॉइंट को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने ऐसे छात्र हैं जो कि पहली बार हमसे जुड़े हैं और 68वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और साथ साथ इस बात का यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, खास करके हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला की बात करें तो इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला का एक अलग से नया कॉपी बनाइएगा, ताकि आप वहाँ पर चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिख सकें, ताकि वो एकत्रित होकर आपके पास रहे, बाद में रिविजन करने में आपको आसानी हो। देखिए, चीज़ें जब आप एक जगह लिख लेते हैं तो रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मान लीजिए आप एक कॉपी को भर दिए हैं, कॉपी में है 50 पेज, लेकिन अगर आपके पास एक दिन भी समय रहेगा तो 50 पेज पढ़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो खुद से आपने लिखा है, मेहनत करके लिखा है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए नोट करना आपके लिए बहुत अनिवार्य होता है। इससे क्या होगा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कुछ ऐसे भी फैक्ट उसमें आप ऐड कर पाएंगे जो कि आपको उस समय लगेगा इंपॉर्टेंट है। तो नोट करने से यही फायदा हो पाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी गाइडलाइन मैं आपको 68वीं के लिए देने वाला हूँ वो तमाम चीज़ें आपको इसी श्रृंखला के अंतर्गत मिलेगा, तो हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बात यह है बिहार की। तो बिहार से जुड़े हुए कुछ बेसिक से फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। अब यहाँ पर इसे पुनः से रिवाइज कर लीजिएगा। बिहार की बात करें तो भारत वाले मैप पर ये बिहार की स्थिति है। बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। हम यहाँ पे बात करें पहले पॉइंट की, तो बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं कि राजधानी है पटना, और राज्यपाल वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राजकीय पक्षी बिहार का है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। अगला पॉइंट है राजकीय पशु बैल है बिहार की। और वहीं पे हम बात करें राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष पीपल है। और साथ साथ ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं राजकीय फूल को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे बिहार का राजकीय फूल नवीनतम की बात करें तो ये गेंदा अर्थात मेरीगोल्ड है। आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप मान के चलिए कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो कल आयोजित होने वाली है 30 सितंबर को, वहां से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न जनगणना से संबंधित पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा इसी में है क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। हालांकि जिस समय 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो उस समय झारखंड राज्य जो गठित हुआ था संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड गठित हुआ था। वहीं पर बात करें 54% भूभाग की, तो बिहार के क्षेत्र में 54% हिस्सा रहा था। अगर बात करें झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा होगा राजभाषा बिहार की है प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। अब यहाँ पे बढ़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर, तो हमारा यहाँ पर अगला हो जाएगा बिहार विधान परिषद की सीटें। तो विधान परिषद की 75 सीटें निर्धारित हैं। हम बात करें विधानसभा की तो 243 सीटें, बात करें हम यहाँ पर राज्यसभा की तो 16 सीटें, और लोकसभा की बात करें तो 40 सीटें यहाँ पर बिहार में निर्धारित है। इसके अतिरिक्त हम बात करें बिहार में लोक नृत्य की, तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवारिया, विदिशिया, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और साथ साथ जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। नोट कीजिएगा, आपको हर समय याद रखना है 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष रहेगा तभी ये बिहार का चिन्ह कहलाएगा। चलिए, इन सारे बातों को यहाँ से ध्यान रखना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हम आज के अगले तीसरे प्रश्न पे, ये प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस महान भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुआ है और इस घोषणा के आधार पर आई होप कि आप यहाँ पर इस इमेज को देखकर समझ चुके होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशा पारेख।
आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं। हमारा पहला पॉइंट है कि फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में 30 सितंबर 2022 में को एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो 30 सितंबर 2022 को 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए गया नहीं बल्कि यहाँ पर जाएगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी ये 30 सितंबर कल है, तो कल ये सम्मानित की जाएंगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, तो उन्हीं के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। हालांकि हम बात करें द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो इनसे संबंधित एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, विस्तार पूर्वक हमने आपको जानकारी दिया है। ऊपर आई बटन पर मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। तो यहाँ से इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसी में हम बात करें अगले पॉइंट की, जहाँ पर हमने चर्चा किया आशा पारेख की कुछ पॉपुलर फिल्म की, तो इनमें कटी पतंग और साथ साथ मेरा गांव मेरा देश, यहाँ देखिए गांव शब्द छोड़ गया, आप लोग ऐड कर लेंगे मेरा गांव मेरा देश, और साथ साथ लव इन टोक्यो, इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं या फिर कह सकते हैं कुछ पॉपुलर फिल्म है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हम बात करें इसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो ऐसे में कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। हालांकि उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे हमने यहाँ पर शामिल किया है। बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब की बात करें तो अपर्णा बाला मुरली को ये बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है कि सुरराई पोटू के लिए ये दिया जाएगा। और साथ साथ बेस्ट एक्टर की बात करें तो अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, और साथ साथ सूर्या जो कि सुरराई पोटू के लिए, यानी कि संयुक्त तौर पर बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिलेगा ये अजय देवगन और सूर्या को मिलेगा। सूर्या साउथ फिल्म के एक्टर हैं। और वहीं पे बात करें अगले पॉइंट की, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत की, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 1954 में हुआ था। और फिर इसी में एक पॉइंट ये भी है, आप लोग नोट करेंगे कि इस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रथम स्वर्ण पदक मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था। तो ये जानकारी यहाँ से आपको नोट कर लेना है। हालांकि कुछ प्रश्न और भी यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे उसे हमने यहाँ पर शामिल किया है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूको बैंक इस तरह का कर सकते हैं, मंजूरी पाने वाला भारत का पहला बैंक बना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है। नोट कीजिएगा, इस बैंक का नाम है यूको बैंक। और यहाँ पर हमने अगले वाले पॉइंट में लिखा कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने भारतीय बैंकों को जुलाई 2022 में भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की थी, जिसके बाद अभी हाल ही में ऐसा पहला बैंक बना यूको बैंक जिन्हें यह मंजूरी दिया गया है। तो दोनों पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में अभी हाल ही के दिनों में हमने आपको कई सारी जानकारी दिया है, लेकिन उनमें से जो चुनिंदे हैं हमने पॉइंट वाइज आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाकर अब दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है, 3 साल के इसमें वृद्धि किया गया था कुछ समय पहले। और साथ साथ यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो फरवरी 2020 में शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट बैंकर का अवार्ड मिल चुका है। और हम बात करें अगले पॉइंट की, आरबीआई की स्थापना की। यहाँ पर स्थापना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। स्थापना के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी। तो ये सारी जानकारी को यहाँ से नोट कर लीजिए। अब बीपीएससी में भी इस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे में आपको सारे पहलुओं को ध्यान रखना है। उसी से संबंधित हमने यहाँ पर सारे पॉइंट को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत किया, जहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार हुआ था, और ये 1 अप्रैल 1935 को गठित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है और साथ साथ ये भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। साथ ही साथ ये भारत का अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, हम बात करें अगले पॉइंट की, तो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष बाद 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई की बात करें तो फाइनेंशियल जो कैपिटल है भारत की, यानी कि वित्तीय राजधानी जो भारत की है मुंबई। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, नोट कीजिएगा, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है प्रतीक चिन्ह। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़ और बाग। यहाँ पर आरबीआई के इस लोगों में आप देख सकते हैं ताड़ का पेड़ और बाग आरबीआई का
प्रतीक चिन्ह है। आरबीआई का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इस वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है ये शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें गवर्नर हैं। और साथ साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे इनसे पहले कौन थे या फिर ये किन की जगह पर हैं, तो ये उर्जित पटेल की जगह पर अभी कार्यरत हैं। तो इतनी सारी बातें आरबीआई से संबंधित है। हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। तो जितने छात्र हमसे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर डेली बेसिस पर, वीडियो अगर आपको लगेगा अच्छा है तो डेली वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अब ये अगला प्रश्न हमारा 5वां है कि हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदीप धनखड़, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले की बात करें तो इनसे पहले एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। अब यहाँ पर इनसे संबंधित हमने कई सारी जानकारी आपको दिया है। हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारत के 14वें व वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, नोट कर लीजिएगा। हम बात करें अगले पॉइंट के जगदीप धनखड़ के बारे में कि जगदीप धनखड़ जो कि वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इन्होंने उपराष्ट्रपति बनने से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब यहाँ पे देखिए बात है पश्चिम बंगाल की, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल से संबंधित हमने कुछ पॉइंट को आपके सामने रखा है। हमारा पहला पॉइंट है, रिवाइज कर लीजिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर हाल ही में पश्चिम बंगाल पर जुर्माना लगाया है। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ये जुर्माना पश्चिम बंगाल पर लगाया गया है। साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि विश्व का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मायापुर पश्चिम बंगाल में ही स्थापित है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न बने। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 6वां प्रश्न होगा कि 36वां राष्ट्रीय खेलों में पुरुष टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक किस राज्य की टीम ने जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। अब इनसे संबंधित कई सारी जानकारी आपको याद रखना, जैसे कि यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिखा है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में आयोजित किया गया है। ये स्थान इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ आयोजित किया गया, ये कौन सा संस्करण था, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब आयोजन तिथि की बात करें तो 27 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ है और ये 10 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इसकी जो अवधि है ये 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 है। उद्घाटन समारोह जो आयोजित हुआ ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है। सबसे पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, बाद में सरदार पटेल स्टेडियम किया गया, बदल के फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। कुछ और भी जानकारी यहाँ से हमने कई दफा आपको दिया है। रेगुलर सीरीज को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ से आपका जीके का स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होने वाला है। इस सीरीज के तहत हम आपको वैसी वैसी चीजें देने वाले हैं जो कि आपको एकदम से कह सकते हैं एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको इस श्रृंखला को पूरी तरह से फॉलो करना है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की, इसका शुभंकर क्या है। तो 36वां राष्ट्रीय खेल के शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर हिंदी में तो सावज है, लेकिन गुजराती में बात करें तो इसका अर्थ होता है सावक। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सावक जो होता है, सावक क्या होता है। कई सारे लोग जानते भी होंगे सावक का अर्थ क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सावक आखिर है क्या। मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग बताइएगा सावक किसे कहते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग, मुझे लगता है कि 95% लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो पुरुष टेबल टेनिस में गुजरात की टीम ने दिल्ली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसी प्रश्न से संबंधित यहाँ पर पूछा गया था। तो गुजरात की टीम ने अभी हाल ही में टेबल टेनिस की बात करें तो दिल्ली को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो राष्ट्रीय खेल 2022 में जो गुजरात में जो आयोजित हो रहा है ये 36वां संस्करण है। ये गुजरात के 6 शहरों में, जिनमें कि गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, यहाँ पर ये आयोजित हो रहा है। साथ साथ सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा और भावनगर में ये आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से नोट करने लायक है। चलिए चलते हम यहाँ पर अगले 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि साइन लर्न नामक एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बहुत ज़्यादा अभी खबरों में है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। इसका जो भी हाल ही में कह सकते हैं उद्घाटन किया गया, फिर जो लॉन्च किया गया, ये प्रतिमा भौमिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने साइन लर्न नामक एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और अगला पॉइंट है कि साइन लर्न भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें कि 10,000 शब्द हैं। तो इनसे संबंधित बस इतनी सारी जानकारी याद रखिए। इसका नाम क्या है, ये भारतीय साइन लर्न नामक ये डिक्शनरी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये किया गया किनके द्वारा, प्रतिमा भौमिक के द्वारा, जिसमें 10,000 सांकेतिक भाषा के शब्द हैं। ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वेला ब्रेबरमैन। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना ये भारतीय मूल की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव स्वेला ब्रेबरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। और इनसे संबंधित आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्वेला ब्रेबरमैन को यह पुरस्कार लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 समारोह में प्रदान किया जाएगा। अब बात करें इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को ब्रिटेन में उनकी महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई थी। तो इसी कड़ी में अभी हाल ही में भारतीय मूल की स्वेला ब्रेबरमैन को इस अवार्ड से कह सकते हैं सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना लंदन में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें अगले पॉइंट की, एलिजाबेथ से संबंधित है, महारानी जो ब्रिटेन की थी। तो हाल ही में 96 वर्ष की आयु में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया। यहाँ से 2 प्रश्न बने हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है 96 वर्ष की आयु में और ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं चार्ल्स तृतीय। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में अक्टूबर 2022 में खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो सभी विकल्पों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हमारा पहला विकल्प है इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ये विकल्प हमारा यहाँ पर सही है, हालांकि हमें पहचान करना है कौन विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिखा गया इसका उद्घाटन महात्मा गांधी की पोती द्वारा किया जाएगा। यही कथन असत्य है। प्रश्न में हमें असत्य कथन की पहचान करना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहीं पर हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगर ये प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से जब नजर डालेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में एक विकल्प यहाँ पर यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी के बाद कोई भी विकल्प यहाँ पर अगर सही हो जाता तो हमारा जो राइट आंसर है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज होगा बी से बदलकर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ऐसे में आपको सभी विकल्पों, खास करके हम बात करें बीपीएससी एग्जाम की, तो बीपीएससी एग्जाम में सभी विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर यह है कि इसका आयोजन पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होगा। तो ये कथन भी हमारा सही है। और इस साथ साथ बात करें अगले पॉइंट की, अगला ऑप्शन की, तो उद्घाटन 2 अक्टूबर 2022 को होगा और समापन 25 जनवरी 2023 को। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है, हालांकि हमें चुनना था असत्य को। तो असत्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी और इस प्रकार से राइट आंसर रह जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हम यहाँ पे बात करें इसके पॉइंट की, तो ऐसे में हमारा पहला पॉइंट है हाल ही में उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2022 को होगा और इसका समापन जो होगा ये 25 जनवरी 2023 को किया जाएगा। 2 अक्टूबर की बात करें तो गांधी जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया जाना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, इस प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा। और नीति आयोग की बात करें तो इसको लेकर के अभी हाल ही में हमने आपको जानकारी दिया था, संबंधित था उत्तराखंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में जो आंकड़ा जारी हुआ था, तो इस आंकड़े के आधार पर हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड का एक जिला है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था हरिद्वार का। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। और साथ साथ बात करें यहाँ पर हम उत्तराखंड की, तो हाल ही में मई 2022 में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने थे। अब यहाँ पर हमारा अगला 10वां प्रश्न हो जाएगा कि इस वर्ष 2022 में किस तिथि को विश्व नदी दिवस मनाया गया है। हालांकि हर वर्ष ये तिथि बदलते रहता है, ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष ये मनाया गया है 25 सितंबर को, लेकिन कुछ कंडीशन है जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सितंबर का जो सप्ताह होता है ये प्रत्येक मतलब कर सकते हैं सितंबर के चौथे सप्ताह के रविवार को ये मनाया जाता है। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष 2022 में ये 25 सितंबर को पड़ा है। तो इसको लेकर के हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सितंबर के चौथे रविवार को हर साल विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग नोट करेंगे सितंबर का जो चौथा रविवार होता है, तो इसे मतलब कर सकते हैं विश्व नदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसे में बात करें हम यहाँ पर इस वर्ष की, तो 2022 में ये 25 सितंबर को मनाया गया। और इस साथ साथ इस वर्ष 2022 की हम थीम की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2022 की थीम है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। ये 2022 का थीम है। अब यहाँ पे बात करें जैव विविधता की, तो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और बात करें हम बिहार में जैव विविधता पार्क की, तो बिहार का पहला जो जैव विविधता पार्क यानी कि जो पहला डायवर्सिटी पार्क है, बायोडायवर्सिटी पार्क है, ये अररिया के
कह सकते हैं कुशियार गांव में स्थापित है। जबकि बात करें दूसरे की तो दूसरा का निर्माण गया में हो रहा है। ये सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। चलते हम अगले 11वें प्रश्न पे। ये हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सोलर फार्म स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा अभी हाल ही में अमेजन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में अमेजन ने राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर फार्म स्थापित करने की घोषणा की है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस राज्य में इसकी स्थापना होना है, किसको लेकर घोषणा हुई है, तो राइट आंसर होगा राजस्थान। यहीं पर 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता का 3 सौर फार्म का स्थापना किया जाएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में कह सकते हैं अमेजन के द्वारा किया गया और ऐसा पहली बार है जब कोई ई कॉमर्स कंपनी देश के किसी भी राज्य में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है। तो ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो इनमें से रिन्यू पावर द्वारा विकसित की जाने वाली 210 मेगावाट की परियोजना, एमपी एनर्जी द्वारा विकसित की जाने वाली 100 मेगावाट की परियोजना और साथ साथ ब्रूकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स द्वारा विकसित की जाने वाली 110 मेगावाट की परियोजना शामिल है। यानी कि कुल मिला के 3 फार्म स्थापित किए जाएंगे, ऐसी बात यहाँ पर मतलब घोषणा में कही गई है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की जो कि इसी से संबंधित है। हालांकि इस घोषणा में ये भी कहा गया कि इसके अलावा अमेजन भारत के 14 शहरों में 23 नई सौर रूफटॉप परियोजना भी स्थापित करेगा। तो ये सारे भी इसी से संबंधित है। हालांकि फिलहाल ये सारी घोषणाएं हुई हैं। चलेंगे हम यहाँ पर अगले 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न के रेबीज के रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो रेबीज के रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को फ्रेंच रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर की जयंती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही प्रथम रेबीज टीका विकसित किया था तथा रेबीज के रोकथाम की नींव रखी थी। इसी वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के याद में या फिर इसी याद में 28 सितंबर को ये रेबीज दिवस के रूप में माना जाता है पूरे विश्व में। चलते हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। यहाँ पे कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित फैक्ट है जो कि कल वाले वीडियो हमने आपको बताया था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारी बातों को रिवाइज कर सकते हैं। अगले पॉइंट में आप द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में कुछ डिटेल जानकारी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न बने हैं। तो इन सारे बातों का यहाँ से ध्यान रखें। और साथ साथ 68वीं की बात करें तो जो जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, ये आज आपके पास अंतिम दिन है। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ऑफर का आप लोग जरूर लाभ उठाइएगा। तो ये चालू है, ये प्री एडमिशन या फिर प्री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जिसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल कर सकते हैं और अगर कॉल रिसीव नहीं हो तो इस ईमेल आईडी पे हमें आप मैसेज करेंगे, इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट जूनियर चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। आप लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। डिटेल में आप चाहें तो लिख सकते हैं। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद रहती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और नई सीरीज की जो शुरुआत हुई है करंट अफेयर्स की, तो आप लोग उसके साथ रेगुलर बने रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।